हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लीगल वोकैबुलरी सीरीज़ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का पार्ट 15। पिछले पार्ट्स में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स को सिंपल एंड क्लियर इजी एग्जाम्पल के साथ समझा था। इस पार्ट में हम कुछ नए वर्ड्स जो कि कोर्ट रूम और लॉ में कॉमनली यूज़ होते हैं वो समझेंगे। तो आज के 5 वर्ड्स हैं टॉट, ट्रस्ट, vicarious liability, admissible evidence and adverse possession। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से, जो कि है टॉट। टॉट एक सिविल गलत है, यानी सिविल रॉन्ग, जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर मुआवजे का दावा करने का अधिकार होता है। इसका उद्देश्य निजी अधिकारों की सुरक्षा और मुआवजे को प्रावधान है। यानी टॉट का मतलब है ऐसा गलत काम जो अपराध तो ना हो लेकिन किसी का नुकसान पहुंचाए और नुकसान के लिए मुआवजा देना पड़े, यानी मुआवजा मतलब कॉम्पेंसेशन। ये नागरिक मुकदमा होता है। अब टॉट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पहला इंटेंशनल टॉट, जिसमें जानबूझकर किए गए गलत काम। एग्जाम्पल के लिए बैटरी, असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एट्सेट्रा। दूसरा है नेग्लिजेंस, किसी व्यक्ति द्वारा असावधानी के कारण हुई क्षति, यानी नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही। एग्जाम्पल के लिए सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट। फिर तीसरा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बिना किसी दोष के मुआवजा देना। उदाहरण के लिए खतरनाक गतिविधि से होने वाले क्षति। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी आदमी ने सड़क पर बहुत तेज़ गाड़ी चलाई और गाड़ी बगल में खड़ी किसी दुकान में घुस गई। दुकानदार की दुकान और सामान टूट गया। अब दुकानदार पुलिस में केस करने के बजाय कोर्ट में मुआवजे का दावा कर सकता है, क्योंकि ड्राइवर की लापरवाही से नुकसान हुआ। ये अपराध तो नहीं लेकिन एक टॉट है। कोर्ट उसे नुकसान का हर्जाना दिलाएगी। इस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर 1868 का केस लॉ, जिसमें कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत स्थापित किया था। अब हम देखते हैं अपना सेकंड वर्ड, जो कि है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक कानूनी प्रबंध है जिसमें एक व्यक्ति ट्रस्टी को दूसरे व्यक्ति बेनिफिशियरी के लिए संपत्ति या धन का प्रबंधन करने का अधिकार दिया जाता है। इसका उद्देश्य किसी अन्य के लाभ के लिए संपत्ति का प्रबंधन करना है। यानी सिंपल सा समझे तो जब कोई अपनी संपत्ति किसी और के ज़िम्मे रख दे ताकि वो इसे एक निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए संभाले और उसका फ़ायदा उसे ही हो, तो उसे ट्रस्ट कहते हैं। अब ट्रस्ट के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे पहला प्रॉपर्टी। ट्रस्ट में ट्रस्टी द्वारा प्रबंधित करने के लिए कोई संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा इंटेंशन, ट्रस्टी का उद्देश्य और इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा बेनिफिशियरी, किसी व्यक्ति या समूह को लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। एंड लास्ट चौथा ट्रस्टी, एक व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट का प्रबंधन करता है। अब ट्रस्ट के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे पहला एक्सप्रेस ट्रस्ट। ये एक स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया ट्रस्ट होता है, जैसे कि एक वसीयत या अनुबंध द्वारा, यानी विल या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। दूसरा है इम्प्लाइड ट्रस्ट। ये कानूनी रूप से उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति द्वारा संपत्ति का प्रबंधन दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है बिना किसी स्पष्ट वचनबद्धता के। कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, जब किसी व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी या गलत तरीके से संपत्ति हासिल की जाती है तो अदालत उसे
ट्रस्टी बना सकती है, यानी फ्रॉड के तरीके से संपत्ति हासिल की गई हो। एंड लास्ट है रिजल्टिंग ट्रस्ट। ये तब बनता है जब किसी ट्रस्ट के समाप्त होने पर संपत्ति स्वतः ट्रस्टी से लाभार्थी को वापस जाती है। एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए एक आदमी की मौत के बाद उसने वसीयत में लिखा कि उसकी संपत्ति उसकी बेटी के नाम होगी, लेकिन जब तक बेटी 18 साल की ना हो जाए तब तक उसका चाचा उसे संभाले। अब बेटी मालकिन है, लेकिन संपत्ति का प्रबंधन चाचा करेगा और बेटी के नाम से खर्च करेगा। यही ट्रस्ट कहलाता है, जहाँ ट्रस्टी चाचा और बेनिफिशियरी बेटी है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, जो कि है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब है किसी व्यक्ति जैसे मालिक या नियोक्ता को दूसरे व्यक्ति जैसे कर्मचारी या एजेंट के गलत कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराना। यानी जब मालिक के कर्मचारी से ड्यूटी के दौरान कोई गलती हो जाती है तो मालिक को ही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि कर्मचारी उसके लिए काम करता है। अब वाइकेरियस लायबिलिटी के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे पहला मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध होना चाहिए। देन नेक्स्ट, एक्ट विद इन दी स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कर्मचारी का कार्य नियोक्ता के आदेश या क्षेत्र के तहत होना चाहिए। यानी जो कर्मचारी काम करेगा वो मास्टर के ऑर्डर या उसके कार्य के क्षेत्र तक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है रॉन्गफुल एक्ट, मतलब कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य गलत होना चाहिए। वाइकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे पहला क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब जो किसी और के माध्यम से कार्य करता है वह खुद कार्य करता है। डीप पॉकेट थ्योरी, उत्तरदायित्व अक्सर उस व्यक्ति पर डाला जाता है जिसके पास नुकसान की भरपाई के लिए अधिक संसाधन होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक दुकान का मालिक अपने नौकर को सामान पहुंचाने भेजता है। रास्ते में नौकर ने लापरवाही से किसी राहगीर को टक्कर मार दी। अब जो आदमी था उसने दुकान मालिक पर केस कर दिया, क्योंकि नौकर ने टक्कर मारा। तो मालिक ने कहा गलती तो नौकर की है क्योंकि उसने टक्कर मारा, लेकिन कोर्ट ने कहा क्योंकि नौकर मालिक के लिए ड्यूटी पर था इसलिए मालिक वाइकेरियस लायबिलिटी होगा और मुआवजा देना पड़ेगा। यानी इसमें वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई होगा और इसमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। हम देखते हैं अपना चौथा वर्ड, जो कि है एडमिसेबल एविडेंस। एडमिसेबल एविडेंस वह साक्ष्य है, यानी वह एविडेंस है जिसे अदालत में प्रस्तुत किया जाता है और जिसे न्यायिक प्रक्रिया में विचार के लिए स्वीकार किया जाता है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत विनियमित है, यानी ये गवर्न होता है। ये है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर। अब अगर इसको हम सिंपल सा एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अदालत में हर चीज़ सबूत नहीं मानी जाती। जो सबूत कानून के मुताबिक हो और सही तरीके से लिया गया हो वही एडमिसिबल एविडेंस कहलाता है। अब हम देखते हैं एडमिसिबल एविडेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे पहला डायरेक्ट एविडेंस, जो घटना को सीधे प्रमाणित करता हो। नेक्स्ट सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो अप्रत्यक्ष रूप से घटना की ओर इशारा करता हो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लिखित दस्तावेज, रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। ओरल एविडेंस, गवाहों द्वारा दिए गए बयान। एडमिसिबल एविडेंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में
तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सेक्शन 5 कहता है केवल प्रासंगिक साक्ष्य ही स्वीकार हैं, एंड सेक्शन 17 to 31 कहता है स्वीकार बयान और दस्तावेजी साक्ष्य के प्रावधान। इस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, RM मालकनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973। टेलीफोन रिकॉर्डिंग को स्वीकार साक्ष्य माना गया था। इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए एक केस में पुलिस ने आरोपी की घर की तलाशी बिना वारंट के ली और कुछ कागज़ जब्त किए। आरोपी ने कहा कि ये सबूत मान्य नहीं है, तो कोर्ट ने कहा क्योंकि तलाश कानून के नियमों के खिलाफ थी, ये सबूत एडमिसिबल नहीं है। लेकिन अगर तलाशी वारंट के साथ ली जाती और कागज़ सही तरीके से जमा किए गए होते तो एडमिसिबल एविडेंस माना जाता। अब हम देखते हैं अपना आखिरी और 5वां वर्ड, एडवर्स पोजीशन। तो एडवर्स पोजीशन एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत कोई व्यक्ति जो किसी अन्य की संपत्ति पर बिना अनुमति के लंबे समय तक कब्जा करता है वह संपत्ति का स्वामी बन सकता है। यानी अगर कोई ज़मीन पर 12 साल तक लगातार रहकर कब्जा करे और असली मालिक कोई आपत्ति ना उठाए तो कानून उस कब्जे को मान लेता है। एडवर्स पोजीशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 27 संपत्ति पर कब्जे की अवधि को नियंत्रित करता है, एंड सेक्शन 28 विपरीत अधिग्रहण से संबंधित अन्य प्रावधान। एडवर्स पोजीशन की टाइम पीरियड तो भारत में सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार 12 साल तक यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा करता है तो उस संपत्ति का वो मालिक बन जाता है। अगर राज्य सरकार या सार्वजनिक संस्था से संबंधित संपत्ति है तो वह अवधि 30 वर्ष तक हो सकती है। मान लीजिए एक किसान ने अपने पड़ोसी की खाली ज़मीन पर खेती करना स्टार्ट कर दिया। पड़ोसी ने 12 साल तक कुछ नहीं कहा और कोई केस भी नहीं किया। 12 साल बाद किसान ने जब कोर्ट में दावा किया कि वो ज़मीन अब उसकी है क्योंकि उसने लगातार उस पर कब्ज़ा रखा और मालिक ने विरोध नहीं किया। कोर्ट ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया कि हाँ अब वो ज़मीन उसकी है क्योंकि मालिक ने 12 साल तक कोई विरोध नहीं किया। यही एडवर्स पोजीशन है। तो दोस्तों आज के पार्ट 15 में हमने कुछ 5 न्यू इम्पॉर्टेंट वर्ड सीखे, जैसे पहला टॉट नागरिक गलत कार्य, दूसरा ट्रस्ट न्यास, तीसरा वाइकेरियस लाइबिलिटी परोक्ष जिम्मेदारी, चौथा एडमिसिबल एविडेंस स्वीकार्य कार्य, एंड लास्ट 5th एडवर्स पोजीशन विपरीत कब्जा। पार्ट 16 में हम नए शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं हम पार्ट 16 में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।